नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। और आजकल हिमाचल में पॉलिटिकल जो घटनाएं हैं वो एक्टिव हुई पड़ी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए थे, वापस आ गए हैं, लेकिन दिल्ली में जो 2 कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया है वो एक बड़ी घटना आज की थी। और कल 9 बजे हमने जिन जिन विधायकों के नाम आपको बताए थे वही विधायक आज भाजपा में शामिल हो गए। और इन्हीं से कल जब हमने बात करने की भी कोशिश की थी, हालांकि एक से कल बात हो गई थी, मैंने कल वाला जो बुलेटिन था उसमें आपको बताया था कि जो 2 एमएलए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं वो कौन कौन हैं, किन चुनाव क्षेत्रों से हैं। और आज उन्होंने जो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में वहां भाजपा में ज्वाइन किया। लेकिन इस घटना को कई तरह से देखा जा रहा है अब, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, लगभग 1.5 महीना बचा है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। और ऐसे में जो ये मूव है इन 2 एमएलए का, वो कई तरह से दोनों तरफ सवाल खड़े कर रहा है। एक तो ये कि बीजेपी में क्या जो अपने लोग हैं जो पहले चुनाव लड़े थे, आज हम आपको बताएंगे कि कांगड़ा और नालागढ़ का जो दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं, इन दोनों विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक गणित पिछले चुनाव में क्या था। और इन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के जिन विधायकों को भी वापस लिया गया, इनसे कुछ ही हजार, इनके 1000 है, कई जगह गैप, नालागढ़ में तो 1000 का गैप था वोट का। तो वो जो बीजेपी के लीडर हैं वो अब कहां जाएंगे, वो एक बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए आपको बताएंगे कि कांग्रेस में क्यों ऐसी स्थिति है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान है, उसका जो रिस्क है वो बीजेपी पर है, लेकिन कांग्रेस से अपने लोग नहीं संभल रहे। और ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो रिएक्शन हुआ है दोनों तरफ से उसकी जानकारी भी देंगे कि कांग्रेस ने क्या इसके बाद कदम उठाया, बीजेपी अपने स्तर पे क्या तैयारी कर रही है। और एक और बात क्या कि ये जो 2 एमएलए आ गए हैं बीजेपी में, और कितने बचे हैं। क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी कांग्रेस के कितने नेताओं के संपर्क में है वो लगभग फिगर क्लियर हो गया है। और अब ये देखना है कि इन बाकी लोगों को लेकर क्या होता है, और केवल 2 का ही फैसला अभी क्यों हुआ। ये सारी कहानी आपको बताएंगे, जितना अभी तक क्लैरिटी के साथ बातें सामने आई हैं। और भाजपा के संपर्क में और कितने हैं ये जानकारी भी देंगे। कैबिनेट बैठक 22 को हो सकती है, अभी हम फाइनल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से डेट कंफर्म हुई है जीएडी को। और जीएडी जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग, वो आगे नोटिस जारी करता है अपनी सिचुएशन, एजेंडा आइटम्स और बाकी सारी सिचुएशन को देखते हुए। वो जैसे ही जो अपना शेड्यूल बनाएंगे उसकी आगे फिर आपको बताएंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि इस कैबिनेट से पहले या कैबिनेट में क्या होने वाला है उसकी बात हम जरूर कर सकते हैं। एरियर राइडर और जेओए केस कहां पहुंचे, उनको लेकर क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। जल शक्ति विभाग के जो मामले हैं करुणा मूलक वाले, उनका क्या हुआ, क्यों वो केस क्लियर नहीं हो रहे। टीजीटी हिंदी और संस्कृत के जो मामले हैं वो इस मामले में नोटिफिकेशन क्यों फंसी हुई है, क्यों उस बारे में जल्दी ऑर्डर नहीं हो रहा है। कांग्रेस की चुनाव समिति नए सिरे से बनी है, उसमें किन लोगों को शामिल किया गया। एनएचएम भर्ती की बात करेंगे, रिजल्ट कब आएगा। सचिवालय का जो एक भर्ती का रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। पुलिस पेपर लीक में एक केस हाईकोर्ट चला गया था, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। लंपी वायरस से अगर आपके आसपास, आपके गांव में, आपके घर में किसी मवेशी की मौत हो जाती है तो मुआवजा आपको कैसे मिलेगा 30,000 का, उस प्रक्रिया को जानने की जरूरत है, क्योंकि अब हिमाचल में डेथ केसेस बढ़ रहे हैं। वोटर्स के लिए एक अलर्ट आज हम जरूर जारी करेंगे, बताएंगे, और वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव जो आगे होने वाले हैं उसको लेकर जो वोटर लिस्ट है वो ड्राफ्ट जारी हो गया है। और इससे पहले, फाइनल करने से पहले ऑब्जेक्शंस के लिए टाइम दिया जा रहा है। इसलिए एक बार आप वोटर लिस्ट को जरूर चेक करें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि जब आप वोट देने जाएं तो आपको अपनी जो लिस्ट है उसमें वोट ना मिले। कोविड की अपडेट की बात करेंगे और मौसम का जो डिटेल है वो भी आपको देंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो एक रिक्वेस्ट हम करते हैं पहले वो कर लें, और वो सभी व्यूअर से रहती है जो अब तक जुड़ चुके हैं। और आज फिर लास्ट में जो आपके सवाल हैं वो भी लेंगे। मेन जो रिक्वेस्ट व्यूअर से है वो ये है कि अभी जो हमारा ये लाइव है इसको एक बार शेयर कर लें, ताकि जो बाकी लोगों तक भी अगर इसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए हो वहाँ तक ये उनको भी इस चीज़ का लाभ हो पाए। अपनी जो टाइमलाइन है उस पर या किसी ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर कर लें। अभी अगर हम इसके बाद एक एक करके बाकी चीज़ों की बात करें तो कोविड की बात पहले कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को लेकर जिस समिट्री में आपको मैंने बताया है वैसे ही आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। आज
आज हम कोविड की रिपोर्ट देखें तो 5,198 सैंपल, आज सैंपलिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है, 423 नए केस मिले हैं, 588 रिकवर हुए हैं, 9 नए पेशेंट एडमिट हुए, 9 ही पेशेंट हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, 2,231 टोटल एक्टिव केसेस हैं, डेथ आज कोई नहीं हुई। टोटल हॉस्पिटल्स में जो केसेस हैं अभी एडमिट हैं कोविड के वो 59 हैं। टोटल डेथ जो हो चुकी है वो 4,186 है अभी तक की जो हिमाचल में हुई है। इसके बाद अब बात करते हैं और वो जो मामले एक एक करके अब सारे आगे लेंगे। सबसे पहले आपको मौसम की अपडेट दे दें। मौसम में आज एक यूनिक चीज़ ये हुई है जो आपको अगर बताएं, एक और अपडेट आपको लोक सेवा आयोग की बताएंगे, बाद में ये कैप्शन ऐड हम कर लेंगे, अभी कैप्शन में आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसको भी आपको अपडेट देंगे कि एक चेयरमैन और जो 3 मेंबर लगाए गए हैं वो कौन कौन हैं और इससे पहले जो ये मेंबर हैं ये क्या करते थे। अभी सबसे पहले मौसम की बात कर लें। इस बार यूनिक ट्रेंड ये है मॉनसून का कि मॉनसून में बारिश कम हो रही है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। अब तक 205 लोगों की डेथ हो चुकी है, 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन जो मॉनसून है वो सामान्य से 5% कम है। ये बहुत रेयर है और इसीलिए इस मामले में जो आपको सूचना देनी थी वो यही है कि जो ट्रेंड है इस बार मॉनसून का वो थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। अगली अगर हम बात करें आज के ही इस बुलेटिन में तो सचिवालय भर्ती का जो रिजल्ट आ गया है उसकी बात कर लें। ये फराश कम चौकीदार का जो एक रिजल्ट है बड़े दिनों से पेंडिंग था, बहुत सारे हमारे व्यूअर इस बारे में जो जानकारी चाह रहे थे, तो ये वैसे पिछली डेट में इन्होंने अनाउंस किया है, आज ही सार्वजनिक किया है और SAD जो है उनके यहाँ से आप इस बारे में डिटेल आगे ले सकते हैं। ये जो है फराश कम चौकीदार के 42 फाइनल सीटों के लिए फाइनल परिणाम घोषित किया है। सामान्य वर्ग के 19 हैं, SC के 9 हैं, इसमें ST का 1 है, OBC के 7 हैं। इस तरह से कैटेगरी आगे है। आवेदन 18,007 आए थे, 261 आवेदन इसमें रद्द हो गए थे और 26 मार्च 2021 को इसकी अधिसूचना निकाली गई थी। तो ये आज जो भर्ती का प्रोसेस है उससे रिलेटेड अपडेट थी। इसके बाद अगर हम अगली बात करें आज के ही इस बुलेटिन में तो वो वोटर्स अलर्ट की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि जो वोटर लिस्ट है वो लगभग जारी हो गई है विधानसभा के चुनाव वाली, और इसीलिए हम आपको जो वोटर लिस्ट से रिलेटेड एक अलर्ट है वो बताना चाहते हैं। अलर्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले जब भी ये वोटर लिस्ट बनती है, फाइनल होती है, तो जब वोट आता है और विधानसभा के चुनाव जब लोग वोट देने जाते हैं तो बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो वोट देने गए तो वहाँ पे उनका वोट नहीं था और वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिला। अभी अगर आपको बताएं तो मतदाता सूचियों का प्रारूप जो है वो जारी हो गया है। 11 सितंबर तक आप 11 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप जारी होगा। उससे पहले आपके पास एडिशन डिलीशन का वक्त है। टोटल जो वोट अभी तक ड्राफ्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक 53,88,409 वोटर हैं और इसीलिए ये जो है आज जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें यही है। सुबह आप प्रिंट के फॉर्म में इस बारे में विस्तार से खबर देख सकते हैं और उसी हिसाब से फिर आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जो मनीष सिसोदिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, वो आज शिमला आए हुए थे और हिमाचल के लोगों के लिए एजुकेशन की गारंटी इन्होंने आज लॉन्च की। वैसे पंजाब में और दिल्ली में यही फॉर्मेट इनका रहता है और यहाँ फ्री एजुकेशन के लिए एक गारंटी लॉन्च की है। वैसे हिमाचल में एलिमेंट्री एजुकेशन में फ्री एजुकेशन ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से स्कीमें जैसा दिल्ली सरकार ने किया है उसी तरह से रेप्लिका करने की कोशिश के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी, हमने आपको लाइव दिखाई थी। और लेकिन उसी पे जो सरकार के मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये झूठ की पार्टी है और ये झूठे वादे करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल दिल्ली से आगे है और उसके बावजूद ये हिमाचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो जो रिएक्शन था बीजेपी का वो था। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो अगर बात करें तो लंपी वायरस की जो डेथ हो रही है उसमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि अगर इस बीमारी की वजह से आपके जो मवेशी या किसी पशु की डेथ हो तो उसमें आपको मुआवजा लेने के लिए क्या करना है, ये जानकारी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जो गाँव में हमारे जो किसान बागवान हैं वो अब बहुत सारे पशु इसकी चपेट में आ रहे हैं, डेथ भी ज़्यादा हो रही है। अभी अगर हम देखें तो जो संक्रमित पशु हैं वो 1080 हैं अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं और जो संक्रमण से मौत है वो
नहीं, ये ऊना में ही 1080 हैं, बाकी पूरे प्रदेश में तो ज़्यादा हैं। और जो डेथ है वो भी 100 के आसपास पहुंच गई है, 199 हो गई है अब डेथ पशुओं की, स्पीड बढ़ी है। टोटल जो इन्फेक्शन है वो 3022 पशुओं में है। और इसीलिए अगर आपको इसका मुआवजा लेना है, 30,000 जो मुआवजा मिलता है इसका, तो जो पंचायत प्रधान है वो संबंधित एसडीएम को भेजेंगे मामला, लेकिन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी होना जरूरी है। अगर लंपी वायरस के कारण आपके यहाँ आपके पशु किसी को मवेशी की डेथ होती है तो सबसे पहले वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उनका उस पशु का पोस्टमार्टम करवा लें पहले, फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ करें बॉडी को, ताकि जो ये केस है खासकर मुआवजे वाला वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज फिर बाद में पैसा लेने में दिक्कत आएगी और इससे और ज्यादा परेशानी होगी। एनएचएम की भर्ती अब जो हो रही है 326 पदों पर, वो जल्दी होने वाली है। आज एनएचएम की तरफ से जो इनके एमडी हैं इन्होंने कहा है कि इसी महीने इस बारे में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 9 श्रेणियों के लिए ये भर्ती होगी और इसमें जो श्रेणियां हैं वो लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, लेखाकार, एमओ और एएनएम और बहु पुनर्वास कार्यकर्ता, इस तरह से आरबीएस के प्रबंधक और अन्य इस तरह से होंगे। 326 ये टोटल हैं। और इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार बचा है क्योंकि सूची तैयार हो रही है और कहाँ पे पोस्टिंग करनी है फिर वो फाइनल करना है, उसके बाद ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये जो एनएचएम की भर्ती है उससे रिलेटेड इशू है। अब इसके बाद अगली जो सब्जेक्ट है उसकी बात करें तो वो है पुलिस भर्ती पेपर लीक का। हिमाचल हाई कोर्ट में जो एक गिरफ्तारी हुई थी, आरोपी रंजीत सिंह है, इन्होंने याचिका दायर की थी कि इनको सेकंड एफआईआर दर्ज करके दोबारा से गिरफ्तार किया, जो गलत है, उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती। और ये हाई कोर्ट में आए थे और आए इसलिए थे क्योंकि शिमला में जो एक मलयाना में एक बच्चा पकड़ा गया था जिसको चंडीगढ़ में हल करवाया गया था ये पेपर, उस लिंक के जरिए ये रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जो इनकी अपीलें हैं, दलीलें थी, उनको खारिज करते हुए इनका जो क्लेम था उसको रद्द कर दिया, याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी इनकी एज इट इज बनी रहेगी, यानी कि ये गिरफ्तार ही रहेंगे। इसके बाद अगली बात करें तो वो है अब जो कांग्रेस की चुनाव समिति है उसकी। कांग्रेस की चुनाव समिति पे आने से पहले जल शक्ति की बात कर लेते हैं और टीजीटी, एलटी और संस्कृत की। जल शक्ति विभाग में करोड़ों मुल्कों के 540 से ज्यादा केस पड़े हुए हैं और वजह यह है कि उन्होंने जब एक बार फाइनेंस से परमिशन मांगी थी तो फाइनेंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि आपको बिलदारों के अगेंस्ट इसमें भर्ती की परमिशन नहीं दी जा सकती, इसलिए एक तरह से फाइल रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद दोबारा से फाइल को भेजा गया, लेकिन क्योंकि जल शक्ति विभाग ने पैरा वर्कर पॉलिसी में बड़े सारे पद पहले ही ले लिए हुए हैं जो डाइंग कैडर में थे, इसीलिए उनको कहा गया है कि सिर्फ चौकीदार और क्लास 4 के अगेंस्ट आप करिए। दूसरी तरफ अब जल शक्ति विभाग में जो रेस्ट हाउसेज हैं उनमें भर्ती के लिए एक अलग कैडर क्रिएट हो रहा है, हो सकता है उसमें भी जो डाइंग कैडर के पद हैं वो लगें, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है और इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ये फाइल दोबारा से फाइनेंस में आती है या नहीं, या फिर कैबिनेट में डायरेक्ट जाती है, क्योंकि इस मामले में अभी जो विधानसभा में डाटा रखा गया था उसमें सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस करुणा मूलकों के जल शक्ति में ही थे और उसकी वजह यह थी कि वहां ये परमिशन नहीं दी गई थी। जहां तक टीजीटी, एलटी और जो संस्कृत की बात है तो अनफॉर्चुनेट है, शास्त्री वाला जो भर्ती नियम है वो हाई कोर्ट में इसकी कॉपी जमा कराई गई है, लेकिन अब भी मामला पर्सनल और फाइनेंस के बीच में उलझा हुआ है। अभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में इस मामले को नहीं भेजा गया है और अभी भी वहां इंतजार है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ये कब जाता है, फिर उसके बाद वहां से कंसल्टेशन होगी, तब पता लगेगा कि इसमें आगे क्या होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो वहां अब नई चेयरमैन की नियुक्ति हो गई। रचना गुप्ता जो है वो नई चेयरमैन होंगी, पहले ये मेंबर थी और इनके साथ 3 और मेंबर राज्य सरकार ने नियुक्त किए हैं और जो 3 मेंबर हैं उनमें एक आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा हैं जो होम में स्पेशल सेक्रेटरी थे, इससे पहले धर्मशाला में काफ़ी वक्त काम कर चुके हैं, 6 महीने इनकी अभी सर्विस बची थी आईएएस में। आज इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद अब ये कल ओथ हो रही है राजभवन में, तो वहाँ ये अब कल अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो दूसरे मेंबर हैं वो हैं पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल राजेश कुमार शर्मा, ये दाड़ी वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं और इनकी भी नियुक्ति मेंबर के तौर पे हुई है, धर्मशाला के रहने वाले हैं।
तीसरी जो नियुक्ति है वो डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की हुई है। ये एचपीयू जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे चेयरमैन हैं डॉक्टर वाईएस परमार पीठ के, और चौपाल के रहने वाले हैं। इनकी भी मेंबर के तौर पे हुई है, और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो वीरवार को कल होगा, और उसके बाद ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फ्लैज काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इससे पहले केवल एक मेंबर ही वहाँ रह गई थी, बाकी सारे पद खाली चल रहे थे। इसके बाद अगली बात करें तो वो कांग्रेस की चुनाव समिति की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की चुनाव समिति आज नए सिरे से बनी है, 14 चेहरों को इसमें जगह दी गई है, और इसमें जो भाजपा से अभी झटका मिला है 2 विधायकों के टूटने वाला, उसके बाद ये कमेटी का गठन हुआ है। और इस कमेटी में आप देखिए 14 सदस्यों में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व सांसद आनंद शर्मा, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, अनुशासन समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी कौल सिंह हैं, कुलदीप राठौर हैं, कर्नल धनीराम शांडिल हैं, रामलाल ठाकुर हैं, हर्ष महाजन हैं, विधायक राजेंद्र राणा हैं, विनय कुमार हैं। राजेंद्र राणा और विनय कुमार वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, एक वर्किंग प्रेसिडेंट इनके बीजेपी में चले गए, और कांग्रेस के जो महासचिव है रजनीश किमटा वो भी इस कमेटी में हैं। जो सभी सचिव हैं अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष हैं वो इनके जो एक मेंबर इसमें रहते हैं वो रहेंगे, और विधानसभा चुनाव से रिलेटेड सारे फैसले हैं अब यही कमेटी करेगी। तो ये जो कांग्रेस की चुनाव समिति है ये उसकी बात थी। अब इसके बाद अगली बात करते हैं, और वो है जो कैबिनेट से पहले और क्या क्या होने वाला है। कैबिनेट की बैठक मोस्ट प्रोबेबली 22 को होगी, क्योंकि सीएम ऑफिस से ये डेट कन्वे हो गई है जीएडी को, लेकिन जीएडी ने फिर आगे इसमें नोटिस अभी जारी करना है, उसके बाद पता लगेगा कि ये किस तरह से आगे इसमें शेड्यूल बनता है। लेकिन 22 को इसलिए रखा गया है, 21 को जेपी नड्डा शिमला आ रहे हैं, और 22 को क्योंकि एक दिन मुख्यमंत्री के पास है, उससे पहले और उसके बाद जो 75 साल के जो कार्यक्रम सभी चुनाव क्षेत्रों में 68 चुनाव क्षेत्रों में होने हैं उसके लिए मुख्यमंत्री की व्यस्तता है। कल भी सीएम कांगड़ा जा रहे हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर और इंदौरा के कार्यक्रम इन्होंने करने हैं। हालांकि इन कार्यक्रमों में पवन काजल क्या साथ होंगे पहले तो ये देखना होगा, और गवर्नर भी कल नूरपुर जा रहे हैं, और ये राजभवन में जो ओथ होगी उसके बाद जो है ये जाएंगे, या फिर जो भी ओथ की प्रक्रिया है उसके बाद जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है उसकी बात अगर हम कर लें तो वो ये है कि कैबिनेट से पहले और कैबिनेट के दिन क्या हो सकता है। कैबिनेट से पहले की हम बात करें तो कैबिनेट से पहले राइडर और जेओए की क्लर्क की पैरिटी है, उस बारे में फाइल निकल सकती है। मुख्यमंत्री आज शाम को पहुंच गए थे, उसके बाद कल इन्होंने हालांकि जाना है, लेकिन इसके बीच में जो फाइनेंस में जो फाइल है वो उसको क्लियर करवाने के लिए, सीएम ऑफिस से निकालने के लिए राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो लगे हुए हैं। आज भी वो फिर से प्रबोध सक्सेना से मिले हैं, और मुख्यमंत्री जब वापस आ गए हैं तो दोबारा उनसे भी मुलाकात की है। लेकिन जो एक फ्रेमवर्क जैसा बन गया था कि जो एम्प्लॉइज की बाकी डिमांड्स हैं अब खासकर जो फाइनेंशियल हैं, क्योंकि एक बार तो एरियर को लेकर अनाउंसमेंट हो गई और इसका फॉर्मूला अभी कैबिनेट जब होगी तो 22 तारीख को तो उसमें फाइनल होगा कि क्या करना है, किस तरह से देना है, और उसके बाद दोबारा से लोन लेना है या नहीं, और डीए का भुगतान फिर कब करना है, ये सारी चीज़ें बाद में तय होंगी। लेकिन जो कैबिनेट में पिछली कैबिनेट में विधानसभा के दौरान जो हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि जो फाइनेंशियल हैं या बाकी चीज़ें हैं वो सारी अब सितंबर में की जाए, और जो बाकी मामले हैं वो पहले निकाले जाएं। जहां तक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का कहना है तो ये कह रहे हैं कि राइडर और जेओए आईटी वाला जो मैटर है जो कैबिनेट से हो चुका है, अब दोबारा कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है, तो उस मामले को पहले निकाला जाएगा, क्योंकि उस बारे में मुख्यमंत्री से बात हो गई है और कैबिनेट के बाद इस मामले को प्रोसेस करने के लिए फाइनेंस को कह दिया है, फाइल बन गई है। अब ऑर्डर होता है या नहीं उसके लिए इंतजार करना होगा। वैसे कल सीएम जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, तो परसों हालांकि सरकारी छुट्टी भी है, तो ये देखना होगा कि 22 से पहले पहले राइडर वाला और जेओए आईटी वाला ऑर्डर होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें पे अनॉमली जो पे रिविजन रूल्स हैं वो नए सिरे से नोटिफाई होने हैं जो 3 जनवरी 2022 को हुए थे, और उसमें बहुत सारी कैटेगरी ऐसी आ रही हैं जिनको इसमें लाभ मिलना है। उसमें कांस्टेबल भी हैं जो 2017 के बाद के हैं। लेकिन इन सारे मामलों के बीच में अगर ये पहले हो गया तो फिर कैबिनेट में जो 15 अगस्त की घोषणाएं हैं उन पे मोहर लगनी है। उसमें एरियर का फॉर्मूला भी है, उसमें जो मानदेय बढ़ाया गया है पंचायत चौकीदारों का उनको डेली वेजर करने का है वो भी है, और फिर जो सस्ता तेल जो डिपुओं के माध्यम से देने का है वो भी है। कुछ और मामले जो सीएम की अनाउंसमेंट के हैं वो भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन ये मामले हैं जो आएंगे जो कैबिनेट के साथ ही। इसके बाद कैबिनेट की बैठक से पहले
क्या होगा वो बात हो गई, अगले जो मैटर हैं वो क्या आएंगे वो भी बात हो गई, बाकी जो मामले हैं आपकी क्वेरीज भी आज लेंगे तो उसमें भी हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से बात करेंगे कि बीजेपी ने तोड़े कैसे लोग, कांग्रेस के 2 विधायक कैसे तोड़े और कितने संपर्क में हैं, भाजपा और कांग्रेस की प्रेजेंटली स्थिति क्या है। जब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को फेस करनी है तो ऐसे में कांग्रेस क्यों अंडर प्रेशर है, और क्यों कांग्रेस में जो यंग पॉलिटिशियन या एमएलए हैं उनको जो आगे लंबा करियर नहीं दिख रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज दिन को घटना दिल्ली की हुई, पहले उसकी बात करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और कुछ इनके केंद्रीय नेता भी थे जिसमें अरुण सिंह भी हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी उपस्थिति में पार्टी कार्यालय में जो 2 कांग्रेस के एमएलए भाजपा में शामिल हो गए। पवन काजल कांगड़ा से ओबीसी का बड़ा फेस हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, एक बार इंडिपेंडेंट एक बार कांग्रेस से, लेकिन मूलतः बीजेपी से ही थे, जिला परिषद में जब जीते थे और बीजेपी से ही सबसे पहले इन्होंने टिकट का क्लेम किया था। ये आगे इनके साथ दूसरे जो, और ये कांग्रेस के प्रेजेंटली वर्किंग प्रेसिडेंट थे। दूसरे थे नालागढ़ से लखविंदर सिंह राणा, प्रेजेंटली कांग्रेस में उपाध्यक्ष थे, 2 बार चुनाव जीते हैं और अभी जो है वो नालागढ़ से विधायक हैं। अब इन दोनों सीटों का पॉलिटिकल गणित क्या है पहले आपको वो बता दूं, उसके बाद अगली बात करेंगे एक एक करके। और इन सीटों पे अगर हम देखें पॉलिटिकल जो इनका वोट का गणित है पहले वो समझना जरूरी है, क्योंकि इससे बीजेपी को भी आगे अभी कई चीजें फेस करनी हैं। जो बाहर से लोग इंपोर्ट हो रहे हैं तो जो इनके अपने लोग हैं वो क्या करेंगे। अगर हम बात करें कांगड़ा चुनाव क्षेत्र की, पहले बात कर लेते हैं कांगड़ा चुनाव क्षेत्र की, और इसमें जो अभी की सिचुएशन है कांगड़ा सीट की, तो वो 55,466 वोट पड़े थे पिछले चुनाव में। इसमें पवन काजल को पड़े थे 25,549 और दूसरे नंबर पर भाजपा के संजय चौधरी को पड़े थे 19,341। ये तब पड़े थे जब बीजेपी की सरकार यहां बनी थी। और जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे डॉक्टर राजेश शर्मा, इनको 11,805 पड़े थे। अब देखिए संजय चौधरी जब 19,000 वोट लिए हैं पिछले चुनाव में, तो इस बार क्या वो चुप रहेंगे अगर पवन काजल बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं। नालागढ़ की बात करें, वहां पिछली बार कुल वोट पड़े 17,331। लखविंदर सिंह राणा को मिले 25,872, भाजपा के केएल ठाकुर को मिले 24,630, यानी कि 1,000 का ही अंतर था। और तीसरा जो बागी चुनाव लड़े कांग्रेस के वो थे इनमें जो हरदीप बावा, इनको पड़े 13,096। आज हम अभी देखें तो क्या केएल ठाकुर अब चुप रहेंगे इनके आने के बाद, तो वो भी एक बड़ा सवाल होगा। और जो भी बाहर से शामिल होता जाएगा बीजेपी में, इंटरनली जो चीजें हैं वो भी कोई आराम वाली नहीं है, उनका रिएक्शन अंदर से भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस पार्टी को झेलनी है इस चुनाव में, उस पार्टी में इतना भरोसा कैसे हो रहा है कांग्रेस के विधायकों को कि जो वहां शामिल हो रहे हैं। इसकी वजहों पे भी आगे बात करेंगे। अब जब ये दोनों शामिल हो गए तो दोनों ने दिल्ली में क्या कहा, पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रिवाज बदलने का हमने इस बार ठाना है उसमें मजबूती मिलेगी। पहला तो सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में इन्होंने भरोसा जताया है, इसलिए हिमाचल में भाजपा इससे और मजबूत होगी, ये सुरेश कश्यप ने कहा था। लेकिन पवन काजल ने कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र के लोग चाहते थे कि वो बीजेपी में जाएं और वहां से जनसेवा करें, क्योंकि कांग्रेस में उनको फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने उनकी बात सुनी। केएल ठाकुर ने कहा कि वो सिर्फ परिवारवाद से परेशान है, दिल्ली में भी परिवारवाद है कांग्रेस में और हिमाचल में भी, और उसको मैं अपने चुनाव क्षेत्र में झेल रहा हूं, तो मैं इसलिए जा रहा हूं। अब इन दोनों का आप दोनों विधायकों की कांग्रेस के अंदर की अभी ताजा जो घटनाएं हैं उनको देखिए। पवन काजल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, और वो हारे, हालांकि रिकॉर्ड मतों से हारे, लेकिन चलिए भरोसा जताया उन पे। और कांगड़ा में ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए चंद्र कुमार के बजाय उनको प्रयोग किया गया। चंद्र कुमार पहले हार गए थे। अभी कांग्रेस ने जब वर्किंग प्रेसिडेंट इनके लिए छोड़ गए तो वर्किंग प्रेसिडेंट इनके बदले किसको बनाया, चंद्र कुमार को। मतलब वो भी ओबीसी को ही टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी भी वही टारगेट कर रही है। बीजेपी के सामने प्रेजेंटली अगर हम रमेश धवाला को वो करें तो ओबीसी का फ्यूचर के लिए कोई बड़ा फेस नहीं था, और हो सकता है ये वैक्यूम को देखते हुए ये फैसला हुआ हो। लेकिन बीजेपी ने जो पवन काजल के सबसे अच्छे मित्र थे विधानसभा में, वो थे बलबीर सिंह वर्मा चौपाल से, और चौपाल से बलबीर सिंह वर्मा को इस मिशन पे लगाया और उन्होंने डिलीवर किया, और पवन काजल को वो अंडरस्टैंड कराने में सफल हुए कि आपका फ्यूचर क्या है। अब आप देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि कल मैंने आपको नाम बता लिए थे कि ये कौन कौन जा रहे हैं और उसकी वजह भी बता दी थी।
पवन काजल विद इन कांग्रेस ये शिकायत कर चुके थे कि वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के बावजूद उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ना किसी ने फूलमालाएं पहनाई, ना उनको अपने चुनाव क्षेत्र में करने दिया गया। दूसरा, उन्होंने बताया कि सारा कैंप एक अलग हो गया है। प्रतिभा सिंह जब धर्मशाला आई, सुधीर शर्मा ने कार्यक्रम रखा था, वहां भी उनका जो है वो कुर्सी नहीं मिली बैठने को। और चंबा में जब आशा कुमारी ने कोई कार्यक्रम किया, ये इनकी इंटरनल शिकायत थी और तब भी उनको नहीं बुलाया गया। उसके बाद जो राजीव शुक्ला की एक चिट्ठी थी वो भी मैंने आपको कल बताई थी। तो ये स्थिति है पवन काजल की। लखविंदर राणा की स्थिति जो उन्होंने बताया परिवारवाद वाला, चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी जब रोजगार यात्रा के दौरान सिरमौर से शुरू किया विक्रमादित्य सिंह ने, तो वहाँ हरदीप बावा का जो एक कार्यक्रम वहाँ हुआ, उसकी वजह से कई कन्फ्यूजन हुए। बाद में अनुशासन समिति ने, कांग्रेस ने ही हरदीप बावा को ही नोटिस दे दिया। लेकिन जब अपने ही एमएलए कांग्रेस के जो लीडर हैं अपने ही विधायकों को नहीं पूछ रहे हैं कार्यक्रम कहां करना है, उसमें उनका रोल क्या होगा और उनको किस तरह से आगे उसमें एडजस्ट करना है, खासकर जिन पे ज्यादा ऐसा रिस्क है कि वो अब आज जब ये चले गए तो प्रतिभा सिंह की ये प्रतिक्रिया जरूर आई है कि ये बीजेपी के लोग थे, इन्होंने घर वापसी की है। कांग्रेस ने उनको मान सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन इनको वो अच्छी नहीं लगी, वापस चले गए। इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, यहां तक बात ठीक है। लेकिन जब तक, क्योंकि चुनाव में सत्ता में आना किसने है, सत्ता के लिए लड़ना कांग्रेस ने है, बीजेपी तो पहले सत्ता में है, और जिन्होंने सत्ता में आने के लिए लड़ना है वो तो उनको तो एक होकर लड़ना चाहिए। वीरभद्र सिंह जब लीडर होते थे तब दूसरा क्वेश्चन लीडरशिप को लेकर नहीं होता था, और तब लोगों को लगता था कि एक यूनिफाइड कमांड के नीचे जहां जहां जो है, चाहे डिसिडेंट हैं चाहे कुछ और हो रहा है, चुपचाप पड़े रहें और चुनाव लड़ें, जीत जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, काम हो जाएगा, हो सकता है मंत्री भी बन जाए। अब सिचुएशन नहीं है। कांग्रेस की यही खेमेबंदी लोगों को यह भरोसा नहीं दे पा रही कांग्रेस के भीतर कि दिल्ली वाले कोई अच्छा डिसीजन टाइम पे करेंगे। जो लोग कांग्रेस के भीतर विनेबिलिटी रखते हैं वो खुद डिसीजन मेकिंग में डिले और बाकी सारी चीजों को लेकर तंग हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ ही ये कंटेस्ट आगे बनाना सच में एक बड़ा चैलेंज है। और ये जो घटना अभी की है, इसको देख के आपको ये फील हो गया होगा जो इंडिपेंडेंट वोटर्स है, इवन जो कांग्रेस का कैडर है जो चिंतित है अभी की पार्टी एक होकर क्यों नहीं लड़ रही है, उसको भी ये लग रहा होगा कि जो अभी अगर कांग्रेस जीतेगी इस विधानसभा चुनाव को तो वो केवल और केवल पब्लिक ही जिता सकती है। बाकी जो अभी तक के लक्षण हैं, जो एक फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया था कि जो इस बार जो ज्वाइंट लीडरशिप में जो एक चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है उसको लेकर सीरियस चैलेंज बीजेपी ने दिया है इन दो एमएलए को उठाकर। हालांकि इसके भी रिएक्शन आगे आने वाले टाइम में हमें देखने हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और देखिए, इससे पहले होशियार सिंह भी बीजेपी में आए थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली, और अब सिचुएशन ये है कि उनको बीजेपी का टिकट मिलने के भी लाले हैं देरा से। और इसी वजह से जो सिचुएशन है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है बीजेपी में, वो दो वजहों से हो रही है। पहले इस वजह से हो रही है कि जिस व्यक्ति को लिया जा रहा है वो बीजेपी के सिस्टम में सेट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां बड़ा फ्लैम्बॉयंट या बड़ी उछल कूद, बड़ी बयानबाजी, ये नहीं, अब वो सिचुएशन नहीं है बीजेपी में। जो ऐसा कर रहा है वो यहां टिक नहीं पा रहा है, और इसीलिए यही नुकसान होशियार सिंह को भी हुआ। और अभी जो सिचुएशन है, ये दोनों लोगों की जिन सीटों पे विनेबिलिटी है और बीजेपी के पास अपना कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो जिसके ऊपर सब एग्री हों, वहां के लिए ये दो सीटों के लिए पहले हो गया। अब बाकी लोग कितने कांटेक्ट में हैं, अभी अगर हम बात करें जो बीजेपी के जो शीर्ष वाले सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक इवन मुख्यमंत्री जी खुद 7 कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं, और उनमें से 5 एमएलए हैं प्रेजेंटली। उन 5 में से 2 आ गए, 3 अभी बचे हैं। अब उनको लेकर कब फैसला होगा ये तय करेगा भाजपा हाईकमान। और उसमें से एक जो मामला है, एक एमएलए वाला मामला, वो डायरेक्टली हो सकता है सीधा अमित शाह को ही रेफर हो, और शायद कर भी दिया गया हो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा आ रही है बीजेपी के अंदर से ही। तो आने वाला समय बहुत अलग है, इस बार का चुनाव कुछ अलग होगा। पिछले वाले चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में वोटर्स ने पीढ़ी बदली थी पॉलिटिक्स की। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट है खासकर दिल्ली वालों की, वो इस चुनाव को बदलेगी। और इसीलिए कांग्रेस के सामने सीरियस चैलेंज है, और इस चैलेंज को पार करने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है कि एक होकर चुनाव लड़ो, और अगर लोगों ने फिर साथ दिया तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन अगर ये रहेगा कि जिसको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया उसी से कोई बात नहीं कर रहा, संवाद की कमी है,
जिस जो एमएलए आपका है उस एमएलए में कार्यक्रम हो रहे हैं उस एमएलए के चुनाव क्षेत्र में और उसी को पता नहीं है, तो फिर चीज़ें दिक्कत में आएंगी। टिकट जिसको मिलेगा वो बात की बात है, जो लोग कांग्रेस में मैच्योर लोग हैं उनको पता है कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये जो तीन ब्रेक बना दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैंपेन कमेटी है और फिर बाकी सारी चीज़ें बीच में, यात्राएं अलग से चल रही हैं, तो इस सिचुएशन में कितना काम हो पाएगा अभी देखिए। संसाधनों का एक अलग इशू है क्योंकि उसमें कितनी सिमिलरिटी रहेगी, कितनी डिस्पैरिटी रहेगी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी से चुनाव लड़ना वैसे भी एक चैलेंज रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, हालांकि जो इनके यहाँ अभी रिएक्शन पता लगेगा कि इन दो लोगों के आने के बाद विद इन बीजेपी क्या हुआ। कांग्रेस ने अपने सारे जो मंडल हैं, वहाँ कमेटियां हैं, उनको भंग कर दिया है। इवन नालागढ़ में तो जो यूथ कांग्रेस की है उसको भी भंग कर दिया है। और ये बाकी जो रिएक्शन है इसका क्या होता है वो हम आगे पता लगेगा, और बाकी लोग जो हैं उनको लेकर क्या बीजेपी डिसाइड करती है वो आगे पता लगेगा। कांग्रेस ने शुरुआत की थी खीमीराम शर्मा और इंदु वर्मा के साथ, वो बीजेपी को झटका था। अब बीजेपी ने 2 एमएलए के साथ रिटेलिएट किया है, वो अब उनकी बारी है। अब आगे क्या कांग्रेस कुछ करेगी वो भी आगे देखना है। एक और बात इसमें समझने की है, विधानसभा के अंदर आपको याद हो लास्ट डे सुखविंदर सुक्खू का एक बयान छपा था किसी अखबार में, और वहां विधानसभा के अंदर राकेश पठानिया और जो दूसरे मंत्री हैं परिवहन वाले विक्रम सिंह, उन्होंने विरोध किया, हल्ला भी हुआ कि बीजेपी के कुछ मंत्री कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये जो बात छोड़ी थी सुखविंदर सुक्खू ने, उसके जवाब में भी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ये नहीं बताया कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, जबकि जिन 2 एमएलए को इन्होंने शामिल किया वो इनसे बड़े पहले से संपर्क में थे और पहले से सब कुछ टाई अप हो चुका था, फाइलें दिल्ली से क्लियर हो चुकी थी। उसके बावजूद विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कुछ नहीं कहा गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितनी मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल हो रही हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ एक वो बात छोड़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। कल एक चर्चा जो शाम को भी उठी थी कि महेंद्र सिंह और सुखविंदर सुक्खू की भी कोई सुंदरनगर में बैठक हुई बंद कमरे में, लेकिन वो ऐसा बंद कमरा नहीं था, उनका खाना भी हुआ। और दूसरी बात, उस बैठक में राकेश जम्वाल जो बीजेपी के महामंत्री हैं और बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी थे। तो 3 ये बीजेपी के थे, 1 कांग्रेस के था। तो आप समझ सकते हैं 4 लोगों के बीच में कितनी बातें हो सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी, चुनाव का दौर है। लेकिन अभी जो पूरी कहानी है इनके संपर्क में आने की वो मैंने आपको बता दी, लेकिन और कितने आएंगे वो भी बता दिया, कैसे इन्होंने तोड़े वो भी बता दिया। अब जो एक बड़े दिनों से हम बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में विधानसभा का सेशन था, सेशन के दौरान ये लोग जो हैं वो नहीं करते, जिसको बोलते हैं ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा संपर्क में नहीं करते थे, तो वो जवाब नहीं आता था। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें थी, जो आपकी क्वेरीज हम नहीं ले पा रहे थे, उसको लेकर ज़रूर हम देखेंगे कि इसमें क्या है और क्या सवाल आजकल आ रहे हैं। वैसे हम अगले दिन तो चेक कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस बारे में आपको आज ज़रूर बात करेंगे जो आपकी क्वेरीज को देखकर। और अभी जो आपकी क्वेरीज हैं उनके मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे जो पहला सवाल दिख रहा है वो संशोधित भत्तों के बारे में कोई जानकारी अरविंद शर्मा मांग रहे हैं। सर, इसके बारे में राज्य सरकार कोई अभी डिसीजन नहीं ले रही है और इसीलिए हम इसमें नया अपडेट क्या दे पाए हैं आपको। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पी अनोमली का मनु कुमार जी पी अनोमली कमेटी को भेजा है फाइनेंस ने, वहाँ से अभी कुछ आया नहीं। एनएचएम की रेगुलर पॉलिसी का अंजू शर्मा जी ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। जिला परिषद के लिए तो कल अनाउंसमेंट 15 अगस्त को सीएम ने कर दी थी, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है वो भी फाइनल हो रही है, उसके बाद पता लगेगा। प्लीज़ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिजल्ट 336 पोस्ट ऑफ एनएचएम, ये यशवनी ठाकुर हैं, इनकी मैंने रिप्लाई आपको पहले कर दिया है कि इस महीने आने वाला है, ऐसा कहा है जो एमडी एनएचएम की उन्होंने। लेफ्ट आउट कैटेगरीज के लिए जेएस राणा जी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, और जो पी अनोमली कमेटी को मैटर भेजा था उसका इंतजार है। राइडर अमेंडमेंट अनिश जी कुछ दिन का इंतजार करिए, 1-2 दिन का, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। टीजीटी संस्कृत का राहुल शर्मा जी मैंने बता दिया कि उलझा हुआ केस है अभी भी। और जहां तक अनिल शर्मा कह रहे हैं राजनीति आम आदमी के बस की बात नहीं है, आम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा से होता है सर, कोई अभी की बात नहीं है। और अभी तो ये नया फैशन चला है, जब चुनाव से पहले ये उठापटक होती है। जस्टिस फॉर लेफ्ट आउट कैटेगरी अजय वशिष्ठ कह रहे हैं, और जेएस राणा भी यही कह रहे हैं। सीनियरिटी के लिए सुभाष बडवाल कह रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक कोई जो सॉलिड कोई स्टेप इस बारे में अभी उठा नहीं है। वन विभाग में 4 साल से ज़्यादा कार्यकाल वाले वन रक्षकों के रिशफल के आदेशों का क्या हुआ,
अजय रानिया जी इसके बारे में पूछ के आपको बताएंगे। प्रदेश सरकार 2014 से पहले की नियुक्तियों और विज्ञप्तियों को केंद्र सरकार के तर्ज पर 2004 ओपीएस में ला रही है, यदि नहीं तो फिर ये कैसा डबल इंजन है, ये पूछें। लेकिन सुरेंद्र ठाकुर जी, आप सब्जेक्ट में आप विभाग का नाम भी बताएं ताकि हम इसको स्पेसिफिकली पूछ सकें। राइडर की अमेंडमेंट को लेकर थोड़ा इंतजार करें। ठाकुर सुरजीत पुंडीर का सवाल है, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का हो गया पहले। और वाटर गार्ड आईपीएच वालों की पॉलिसी, देवेंद्र कुमार जी वाटर गार्ड को लेकर जो कल मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को, कल तो नहीं 15 अगस्त को एक अनाउंसमेंट की है, उसका इंतजार करें, अगली कैबिनेट में आ जाएगा। टीजीटी संस्कृत और हिंदी वाला तो जी अधिसूचना अभी संजय शर्मा जी बहुत टाइम अभी और लगने वाला है, क्योंकि आज जब हमने ब्रांच से पता किया तो उन्होंने कहा कि अभी भी मैटर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं गया है। 15% ऑप्शन वालों को पे एरियर कब मिलेगा? रविंद्र सिंह जी, सभी को एक साथ मिलेगा। एरियर का फॉर्मेट अगली कैबिनेट में फाइनल होगा। जल शक्ति करुणामूलक का गुलाब सिंह जी मैंने पहले ही बता दिया है, उसको सुन लें। राइडर की बड़ी सारी है। एनुअल इंक्रीज जो है अमित ठाकुर जी, ये जल्दी होने वाला है, जैसे ही होगा, और फाइल का स्टेटस अभी हम जल्दी बताएंगे आपको। लेकिन ये जो रजिस्टर हो गया है सरकार के उसमें, तो ये आएगा ज़रूर। जहाँ तक बात प्रिंसिपल प्लेसमेंट कब तक होगी सर, सुखदेव जमवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये विधानसभा सेशन से पहले से डिमांड कर रहे हैं इस बारे में, तो इस बारे में अब चेक करेंगे कि क्या इसमें नई अपडेट होती है और किस तरह से आगे बात जाती है। अजय नागर, राइडर नोटिफिकेशन की ओपीएस के बारे में मेघ सिंह कह रहे हैं, ओपीएस के बारे में तो अभी हुआ नहीं कुछ, इनका क्रमिक अनशन जारी है। और उधर हाई पावर कमेटी की दोबारा बैठक होने की संभावना है, जैसे ही डेट तय होती है मैं आपको उस दिन बताऊंगा। एनुअल इंक्रीज का अमित ठाकुर जी हो गई बात, और जल शक्ति करुणामूलक की हो गई, राइडर की हो गई, एनुअल इंक्रीज की हो गई। जेबीटी शर्मा, रजत शर्मा पूछ रहे हैं, जेबीटी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने कहा था जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद इनसे स्पेसिफिक डेट को लेकर कोशिश करेंगे, और कमीशन की आने के बाद ही बैच वाइज को लेकर फैसला होगा। जहां तक टीजीटी हिंदी नोटिफिकेशन की बात है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। 15% ऑप्शन की बात फिर से आ गई। फायर डिपार्टमेंट पे नॉर्मली वरिंदर वीरू भार्गव पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपको अपडेट करके बताएंगे। एनुअल इंक्रीज फिर से आ गया जी, रिवाइज अलाउंसेस फिर से आ गए, 15% फिर आ गया। जीपीवीए की भर्ती हरीश चौधरी पूछ रहे हैं जी, इसके बारे में जब कैबिनेट होगी उससे पहले आपका सेक्रेटरी या मंत्री से पूछेंगे, लेकिन कैबिनेट ने पिछली बार इनकार किया था कि दोबारा कोई पोस्ट ना ली जाए, ना ही कैबिनेट में मैटर लाया जाए। इसमें मंत्री से पूछना पड़ेगा कि वो अब इसमें क्या करेंगे। जहां तक वाटर गार्ड आईपीएच की बात होगी, जेबीटी रिजल्ट की बात हो गई, और जल शक्ति की बात होगी, जीपीवीए की, टीजीटी प्रमोशन की। हाँ, ये मैटर अभी पेंडिंग है, इसके बारे में अपडेट देंगे जल्दी आपको, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान कोई किसी तरह की प्रमोशन नहीं करते, क्योंकि फिर वो स्टेशन को लेकर मारामारी होती है, और यहाँ फिर इसमें जो भीड़ है उससे बचा जाता है। एचपीयू भर्ती कब तक होगी? 2 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, अमित शर्मा पूछ रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया किस कैटेगरी में, वो भी बता दें तो हमें पूछने में ज़्यादा आसानी रहेगी, वो आपसे आग्रह ज़रूर है। आउटसोर्स एम्प्लॉय वोट ज़रूर नहीं तो पॉलिसी मत बनाओ, ये सुरेश शर्मा कह रहे हैं। आउटसोर्स के लिए कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी है उसका इंतज़ार कर लेते हैं, फिर आगे इस बारे में आपको बात बताएंगे। और बाकी एनटीटी का प्रेम वर्मा पूछ रहे हैं, एनटीटी का तो अब ड्राफ्ट फाइनल होने वाला है, अगली कैबिनेट में आएगा तो आपको बताएंगे कि वो पॉलिसी क्या होगी। तो ये आज के कुछ प्रमुख मैटर थे, बाकी लगभग रिपीटेड लग रहे हैं। अगर कुछ नया हुआ तो हम आपको आगे इसका अपडेट करेंगे। तो ये आज के महत्वपूर्ण केसेस थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।